Dual behavior of matter. Dual behavior of matter और पार्टिकल एक ही बात है। पार्टिकल भी मैटर होगा क्योंकि वो डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका एक डेफिनेट मास होगा। तो ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर एक फिजिस्ट हुए डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने ये कहा कि यूनिवर्स में जितने भी मैटर है, जो भी मैटर है, जो भी पार्टिकल है, वो ड्वेल बिहेवियर शो करता है। ड्वेल बिहेवियर से इनका मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर से था। यानी कि अगर हम सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट मास होता है जो आप सभी को पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg रहेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट मास है। तो ये डेफिनेट मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा है। आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में या ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को ही सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो एक डेफिनेट स्पेस जो शेल और ऑर्बिट जिससे बोल रहे हो उसमें प्रेजेंट है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर यहाँ शो कर रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट शेल और ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है तो। और अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन के या किसी भी ऑब्जेक्ट के वेव नेचर की, तो डी ब्रॉगली ने ये सजेस्ट किया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वेव करेक्टर पता भी कर सकते हैं कि वो वेव बिहेवियर शो कर रहा है नहीं कर रहा है। वेव बिहेवियर का मतलब है कि जब वो पार्टिकल मूव करेगा तो अपने साथ वेव जनरेट करेगा। और आपको मालूम वेव जो है क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। वेव्स कुछ नहीं है, पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो वो अपनी एनर्जी सराउंडिंग वाले पार्टिकल्स को दे देते हैं और उसी लिए ये क्रेस्ट और ट्रफ बनती है, ये वेव कहलाती है। और वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाती है, लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको। और जो क्रेस्ट की हाइट है या जो ट्रफ की डेप्थ है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। बाकी फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका डेफिनेट मास है और वो एक नोन वेलोसिटी v से मूव करता है, तो हम इस ऑब्जेक्ट के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, जो वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा, उसे हम h/mv फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, केजी में लगाते हैं हम लोग, या ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन केजी में लगाएंगे, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हम लगाएंगे। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा यूनिवर्स का कोई भी मैटर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो करता है। अब इन्होंने ये बात कह तो दी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो हम एक डाटा कैलकुलेट करके देख लेते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा कि इनकी बात किस हद तक सही है और किस हद तक ये बात गलत है। तो ये बात समझने के लिए हमने क्या किया, तो ऑब्जेक्ट्स ले लिए। एक ले लिया माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही केवल देख पाए, नेकेड आई से ना देख पाए। और ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन। और दूसरा एक मैक्रोस्कोपिक, एक बड़ा पार्टिकल
जिसको हम नेकेड आई से देख पाए ऐसा भी ले सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक बॉल ले ली जिसका वेट था 0.01 kg। एक बॉल है जिसका वेट कितना है, 0.01 kg है। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये बॉल भी 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये जो वेवलेंथ इनके साथ एसोसिएटेड है वो हम इस डी ब्रॉगली रिलेशन जो कि है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी से पता कर सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट लगाएंगे, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ kg लगाएंगे आप, और जो वेलोसिटी है वो आपने मान लिया 100 मीटर पर सेकेंड है वो लगाएंगे। ऐसे ही इस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो भी आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अब आपको रट गई होगी, काफी बार हम इसको अप्लाई कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स में। मास हमने एज्यूम कर लिया था कि भाई 0.01 kg की बॉल है, थोड़ी भारी है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और इसकी वेलोसिटी भी 100 मीटर पर सेकंड की ही है। तो इस तरह से अगर आप इन दोनों से वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए कितना आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है 0.72 इंटू 10⁻⁻, ये -31 ऊपर जाएगा तो यहाँ 3 बचेंगे, और ये तो -5 आ गया। इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमें लिखना हो तो ये 7.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर की वेवलेंथ आ रही है इस ऑब्जेक्ट के साथ जो माइक्रोस्कोपिक है। और अगर आप किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई बॉल है उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कोई है उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो हमारे पास आएगा लगभग 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ओके, तो ये -34 ऑर्डर की वेवलेंथ आ रही है आपके पास मीटर में। ये किसके साथ है, बॉल की वेवलेंथ है। और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो अभी आपने मेजर की थी, जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आपने मेजर की थी वो आपके पास आ रही है 10⁻⁻5 ऑर्डर की आ रही थी, 7.2 इंटू 10⁻⁵ मीटर की आ रही थी। तो एक बात आप समझिए, ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉन, इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है या जो अटैच्ड वेवलेंथ है उसे हम नोन टेक्निक से, नोन मेथड से पता कर सकते हैं। और जो मैक्रोस्कोपिक बॉल के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो पता करने के लिए हमारे पास कोई टेक्निक, कोई डिवाइस, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई साइंटिस्ट है ही नहीं। हम इतने कम ऑर्डर की 10⁻⁻34 ऑर्डर की वेवलेंथ को पता नहीं कर सकते। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और ये आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का आपने क्लासिफिकेशन देखा था उसमें आपने देखा था कि वहाँ पर जो रेंज है
वो मिनिमम जो हम मेजर कर सकते हैं वो लगभग 10⁻⁻18 की कर सकते हैं। जो मिनिमम वेवलेंथ है वो हम -18 की पता कर सकते हैं भाई। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, इससे कम की वेवलेंथ नहीं पता कर सकते। जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल था, जो बॉल थी, उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो कितनी है, 10⁻34। इतनी कम ऑर्डर की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास टेक्निक, डिवाइस, मेथड नहीं है। और जो माइक्रोस्कोपिक बॉल के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड थी वो लगभग 10⁻⁻5 मीटर के ऑर्डर की है, जो कि इंफ्रारेड रीजन में फॉल करेगा। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस, टेक्निक, मेथड्स नोन है। तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर कोई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, जैसे बॉल है या हम लोग हो गए या फिर साइकिल हो गई, एरोप्लेन हो गया, तो उसके साथ वेव जो एमिट हो रही है, अगर हो भी रही है, तो उसके लिए हमारे पास कोई तरीका है ही नहीं जिससे कि हम वेवलेंथ को मेजर कर सके, बता सके हाँ कि ये ऑब्जेक्ट इस वेवलेंथ को एमिट कर रहा है। जबकि माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड रहती है, उसे पता करने की हमारे पास टेक्निक रहती है, ऑर्डर रहता है, तरीका रहता है हमारे पास। तो साइंस बिना प्रूफ के तो चलेगी नहीं। आप कहते रहो कि भाई मैं भाग रहा हूँ स्कूटर से और मैंने 100 मीटर पर सेकंड, मैं 60 किलोमीटर पर सेकंड के और आर के हिसाब से मूव कर रहा हूँ, कितनी वेवलेंथ जो है वो एमिट हो रही है। तो कोई भी आपकी बात तभी मानेगा जब आप उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करके किसी को दिखा सकोगे। हम जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेट का मतलब है एक्सपेरिमेंटली उसकी प्रेजेंस को प्रूफ नहीं कर सकते। इसीलिए जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, दैट डी ब्रॉगली इक्वेशन डज नॉट होल्ड गुड, does not hold good for macroscopic objects। तो जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वो माइक्रोस्कोपिक के लिए तो ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसको हम मेजर कर सकते हैं नोन टेक्निक, नोन डिवाइसेस की हेल्प से। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, प्रूव दैट डी ब्रॉगली इक्वेशन डज नॉट होल्ड गुड फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे, एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ले लेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने अभी दिया था, और एक आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लेंगे जैसे बॉल, और दोनों के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उन्हें आप मेजर करके दिखाएंगे। और जब आप मेजर करेंगे तो उसके बाद आपको ये एक्सप्लेनेशन देना होगा कि ये बात बतानी होगी, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट can be determined experimentally, while the wavelength associated with macroscopic object cannot be determined, cannot be measured with known techniques and devices and methods। तो इसलिए अगर कोई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वेवलेंथ एमिट भी करता है, वेव्स को उसके साथ में वेवलेंथ एसोसिएटेड भी रहती है, तो उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है। अब बोहर के एटॉमिक मॉडल के लिए ही हम ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो हम कैसे पता करें, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे प्रेजेंट रहता है वो हम कैसे पता करें। तो ये सारे उसी के डेवलपमेंट चल रहे हैं। तो अभी आपने एक बात सीखी है कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ वेव नेचर शो करता है, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये बात डी ब्रॉगली ने कहा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी 12 बिहेवियर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। लेकिन जो 12 बिहेवियर है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है वो बहुत ही स्मॉल ऑर्डर की होती है, और इतनी स्मॉल ऑर्डर की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास नोन डिवाइसेस, नोन टेक्निक्स नहीं होती। इसलिए डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही अच्छी मानी जा सकती है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वो अच्छी मानी नहीं जाती। बोहर मॉडल तक अभी पहुंचे नहीं है तेजस्वी, ये सब बोहर मॉडल तक पहुंचने के रास्ते अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बोहर मॉडल अभी पढ़ाया नहीं है, अभी बोहर मॉडल जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको पता चल जाएगा। बोहर मॉडल तक अभी पहुंचे नहीं है बेटे, ठीक है। आज हम डी ब्रॉगली से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, ये 2.20 प्रॉब्लम है। पहले हम इसे लगा लेते हैं, बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स हैं ये। देखिए इसमें हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आसान प्रॉब्लम है ये। इसमें आपको वेवलेंथ निकालना है, तो बस लैम्डा निकालना है आपको। मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी हमें दी गई है 2.05 इंटू 10⁻⁷ है। ये काफी तेज वेलोसिटी से मूव करता है इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। हमें पता रहता है, ये अपने पास से लगाएंगे, प्रॉब्लम्स में जनरली दिया नहीं होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। डी ब्रॉगली इक्वेशन यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो यहाँ पे एच की वैल्यू तो आपको रट गई है, प्लैंक्स कांस्टेंट है -34 जूल सेकेंड। मास इलेक्ट्रॉन का केजी में हमें यहाँ लगाना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और जो वेलोसिटी है वो 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड हम लगा देंगे। इस तरह से जो वेवलेंथ है वो हमारे पास मीटर में आ जाएगी। इसे आप मेजर कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। राहुल ने कर भी लिए, वेरी गुड। इट इज 3.55 इंटू 10⁻11, वेरी गुड। सो ये आपके पास वेवलेंथ मिल गई 3.55 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब हम इसी तरह की एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं बहुत जल्दी से। डी ब्रॉगली रिलेशन पर ही बेस्ड प्रॉब्लम है वो, और एनसीईआरटी की ही है ये प्रॉब्लम। ये 2.21 प्रॉब्लम है। इसमें हमसे बोला जा रहा है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, देन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, ये बताना है हमें। तो देखिए सब बच्चे कैसे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। मास दिया है इलेक्ट्रॉन का me, काइनेटिक एनर्जी दी है कितने जूल, लैम्डा फाइंड करना है। तो भाई लैम्डा फाइंड करने के लिए तो हमें ये चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/m v। तो h पता है, m पता है, v नहीं पता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी दी गई है हमें
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। कल हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यस यस वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² कल पढ़ा था हमने। तो काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल इज इक्वल टू 1/2 m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपके पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो v²। तो ये v आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। और जब ये v आ जाएगा तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, यहाँ आप पुट कर देंगे। पहले आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पता कर लेंगे आप, और जब वेलोसिटी पता चल जाएगी तो वो वेलोसिटी आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और आपको वेवलेंथ जो है वो मीटर में मिल जाएगी। इतना आप कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। राहुल ने कैलकुलेट भी कर लिया है लग रहा है, तेजस्वी ने कैलकुलेट किया है वेलोसिटी 812 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड, इट इज 812 मीटर पर सेकेंड। और ये मैं यहाँ अप्लाई कर दे रहा हूँ, देखिए 812 मीटर पर सेकेंड में यहाँ अप्लाई कर दे रहा हूँ 812। क्या वेवलेंथ भी कैलकुलेट की किसी बच्चे ने? एट नाइन सिक्स सेवन मीटर, बिल्कुल ठीक है। देखिए और कैलकुलेशंस को आप लोग कंफर्म कर लेंगे। हमने पहले क्या किया, स्टेप फर्स्ट में हमने काइनेटिक एनर्जी यूज करके वेलोसिटी पता कर ली, और अच्छा 89.6 नैनोमीटर, अच्छा ये ठीक करेंगे डाटा, इट इज 89.67 नैनोमीटर है बेटे, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से वेलोसिटी पता कर ली। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन थी 3.0 इंटू 10⁻⁻25, वैसे अप्लाई कर दी। 1/2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और जो वेलोसिटी v है वो हम पता कर लेंगे। और वेलोसिटी पता करने के बाद फिर हम ये डी ब्रॉगली जो इक्वेशन है हमारे पास उसमें अप्लाई करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, h m और ये v इस तरह से आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूले हैं, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल रहते हैं। आप सभी बच्चे इन सब की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा आज। अब हम अगली बात आपसे करते हैं। देखिए ये आपसे डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में बात थी। तो अभी तक हमने जो डेवलपमेंट्स लीडिंग टूवर्ड्स बोहर एटॉमिक मॉडल है उसमें ये सीखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो डुअल बिहेवियर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। दूसरा हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, वेव नेचर की, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर। फिर हमने जो पार्टिकल नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्टिकल नेचर है, लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की हेल्प से, और अभी हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन की बात की, उससे हमने पता किया। और जब ये दोनों बातें कंफर्म हो गई उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें, जो सेकंड पॉइंट था डेवलपमेंट्स टुवर्ड्स बोहर एटॉमिक मॉडल, उसका दूसरे पॉइंट पे हम आ गए। या ये कह सकते हैं जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में था या पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में था, उसके हम थर्ड पॉइंट पे आ गए। पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन दूसरा, और तीसरा ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात हम करने वाले हैं। आप सभी को ये बात मालूम है कि अगर आप वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वो कलर बैंड में टूट जाता है, वो स्प्लिट कर जाता है डिफरेंट कलर बैंड्स में, और उस कलर बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो आपने देखा रेनबो वगैरह जब बनता है तो उसमें 7 कलर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, जिनका ऑर्डर क्या रहता है, विबग्योर रहता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये ऑर्डर उसका रहता है। और आप जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है,
जो वाइट लाइट से स्पेक्ट्रम मिल रहा है, कलर बैंड मिल रहा है, वो एक टाइप का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। कॉन्टिन्यूस इसलिए बोला बेटे क्योंकि वेव गिवर में कहाँ पर जो वायलेट है वो खत्म हो रहा है वो आप पता नहीं कर पाएंगे। वायलेट इंडिगो में मर्ज है, इंडिगो ब्लू में मर्ज है, ब्लू ग्रीन में मर्ज है, और इसी तरह से ये सारे कलर एक दूसरे के साथ मर्ज हैं। भावना ये है, आप कहीं भी एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि यहाँ पर इंडिगो खत्म हो रहा है और ब्लू शुरू हो रहा है, या यहाँ पे ब्लू शुरू हो रहा है इंडिगो खत्म हो रहा है, या यहाँ पे ब्लू खत्म हो रहा है ग्रीन शुरू हो रहा है। आप कहीं भी एक लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। जो व्हाइट लाइट से स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो आपका एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, क्योंकि उसमें जितने भी कलर्स हैं, 7 कलर्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ मर्ज रहते हैं, और इसलिए इसको हम एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आपको मालूम है जो रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और इसीलिए रेड कलर जो है वो काफ़ी डिस्टेंस कवर कर सकता है, और इसीलिए जितने भी सिग्नल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो सब रेड कलर के ही बनाए जाते हैं, जिससे कि उसको काफ़ी डिस्टेंस से देखा जा सके, क्योंकि रेड लाइट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकती है, जबकि जो आपकी वायलेट कलर की लाइट है वो सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगी। द लाइट इज रेड कलर विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द लीस्ट। डेविएशन मतलब है इधर उधर कम छटकेगी, वो सीधी लाइन में चलती जाएगी, और जो वायलेट लाइट है सबसे ज़्यादा छटकेगी, आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई क्लास 10th में, कि जो सनसेट है या सनराइज है उस समय जो स्काई है वो आपको रेडिश दिखाई पड़ता है, ऑरेंज दिखाई पड़ता है। वजह क्या है? बाकी लाइट तो सब इधर उधर छिटक गई, जो रेड कलर की लाइट थी वो मैक्सिमम आप तक पहुंच रही है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वो सबसे कम स्कैटर होती है। सब स्कैटर का मतलब है इधर उधर बिखरना, तो वो सबसे कम बिखरती है और सीधे आप तक मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करती हुई आप तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से जो वाइट लाइट है, सॉरी जो रेड लाइट है, वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने जो बात की अभी तक वो की हमने कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की। अच्छा, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं वो कहलाता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोप, और जो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं वो कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रा जो है प्लूरल वर्ड है, स्पेक्ट्रम सिंगुलर वर्ड है, तो अगर हम एक से ज़्यादा स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसे स्पेक्ट्रा बोल देते हैं, और ये जो स्टडी है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम पढ़ें, और वो कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसे स्टडी करना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए क्या करेंगे हम, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लेंगे जो कि ग्लास की बनी होगी, और उसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हमने लगा दिए। यहाँ से वैक्यूम पंप की ऐसे हाई वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब आपने हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे फिल कर दिया और लगभग 10,000 वोल्ट की करंट यहाँ पर अप्लाई की, और वैक्यूम पंप की ऐसे 0.01 mmHg बहुत ही लो प्रेशर मेंटेन कर लिया, तो इतनी ज़्यादा वोल्टेज पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, और इस हाई वोल्टेज की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन का गैसेस मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा H एटम्स में, और ये H एटम फर्दर स्प्लिट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। और ये जो इलेक्ट्रॉन हमें मिला है, ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और कहीं ना कहीं जाके इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। और ऐसा करते समय कुछ
रेडिएशंस को, कुछ लाइट को एमिट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चला गया और वापस आया, तो ये तो मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन वापस कैसे आता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे वापस आएगा, जैसे आप स्टेयर्स उतरते हो बिल्कुल वैसे ही। इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से, ग्राउंड स्टेट से एकदम एक्साइट होकर के हाई एनर्जी लेवल में पहुंच गया था, और जब वो वापस आया तो उसने एनर्जी का जो लॉस किया वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में किया। ऐसा नहीं जैसे आपने बॉल स्काई में ऊपर फेंकी और वो वैसे ही वापस आ गई, वो बॉल ऐसे वापस नहीं आई, इलेक्ट्रॉन वैसे वापस नहीं आया, रुकता हुआ आया। यानी कि उसने एनर्जी को लूज कैसे किया, पहले इतनी एनर्जी लूज की, फिर यहाँ आ गया, फिर इतनी एनर्जी लूज की, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। इस तरह से ये स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में जो एनर्जी का लॉस हुआ है, यही बात नील्स बोर ने पकड़ ली। और उन्होंने कहा जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं, कांस्टेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और इन्हीं शेल्स को, इन्हीं ऑर्बिट्स, इन्हीं जो डेफिनेट पाथ हैं उसको उन्होंने शेल या ऑर्बिट नाम दिया। तो ये मैं जो आपसे बात इस समय कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहा हूँ। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में चला गया, वो एनर्जी डायरेक्टली एमिट करके यहाँ नहीं आ रहा है, वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में आ रहा है। इसलिए स्पेक्ट्रम में क्या होगा, गैप मिलेगा आपको। और इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है वो कहलाता है हमारा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम। इसके बारे में कल मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। आज आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लेंगे और बाकी बातें मैं कल आपसे करूंगा। मैंने आपको एक एमसीक्यू का पेपर भेजा हुआ, उसे आप कोशिश करें जितना भी सॉल्व कर पाए। नहीं भेजा है, कल क्वेश्चंस भेजे थे मैंने आपको, वो आप उसको जरूर करें। जो बच्चे एब्सेंट थे वो जो है वीडियो को देख लें।